नमस्कार, मैं मर्चिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस सेशन में ISO 27019 यानी कि ऊर्जा उपयोगिताओं के लिए सूचना सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। इस सेशन में हम जानेंगे कि ISO 27019 क्या है और इसका इतिहास क्या है। ISO 27019 के क्या लाभ हैं? ISO 27019 को कौन लागू कर सकता है? तो आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ISO 27019 क्या है और इसका इतिहास क्या है। ISO NIC 27019 ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र में प्रयुक्त प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली PCS के सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट है। दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य स्वचालन प्रौद्योगिकी और PCS डोमेन में ISO NIC की चौड़ाई बढ़ाना है। यह एक विशिष्ट और मानकीकृत प्रदान करने के लिए है जो तेल, गैस, बिजली और गर्मी के उत्पादन, संचरण, भंडारण और वितरण की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी प्रणालियों की सुरक्षा के लिए है। ISO NIC 27002-2013 में प्रस्तुत उपायों और सुरक्षा दिशा निर्देशों के अलावा ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं और ऊर्जा उपयोगिताओं के लिए प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली की अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं। ऊर्जा व्यापार प्रणालियों और कार्यालय सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अन्य पारंपरिक ICT वातावरणों की तुलना में ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र में PCS के संचालन, विकास, रखरखाव, मरम्मत और परिचालन वातावरण के संबंध में मूलभूत अंतर है। चूंकि ISO NIC 27019 2013 में वर्णित कुछ प्रक्रिया नियंत्रण प्रौद्योगिकियां कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अभिन्न घटकों का वर्णन करती हैं, इसलिए वे ऐसे बुनियादी ढांचे के विश्वसनीय और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। जब आप उनके कार्य और डिजाइन को ध्यान में रखते हैं तो आपको ऊर्जा प्रौद्योगिता क्षेत्र PCS को सूचना प्रसंस्करण प्रणाली के रूप में मानना चाहिए। सेंसर का उपयोग करके भौतिक प्रक्रियाओं की स्थिति पर डेटा की निगरानी की जाती है। इस डेटा को संसाधित किया जाता है और एक्चुएटर्स का उपयोग करके क्रियाओं को विनियमित करने के लिए उत्पन्न आउटपुट को नियंत्रित करता है। हालांकि प्रक्रिया स्वचालित है, परिचालन कर्मी जरूरत पड़ने पर मैनुअल रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। चूंकि सूचना और प्रसंस्करण प्रणालियां ऊर्जा उपयोगिताओं के संचालन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए संगठनों को अन्य संगठनात्मक इकाइयों की तरह अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऊर्जा उपयोगिता प्रक्रिया नियंत्रण वातावरण तेजी से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों का उपयोग कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण मानक ICT प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रोग्रामेबल लॉजिक है। अनेक अंतर संबंध भी जटिल प्रणालियां बनाते हैं। ISO 17029 का इतिहास। ISO NIC ने पहली बार ISO 27019 को 2013 में एक तकनीकी रिपोर्ट TR के रूप में प्रकाशित किया था, जिसे DIN मानक को फास्ट ट्रैक करके बनाया गया था। 2017 ISO 27001 और ISO 27002-2013 संस्करण में अनुरूप पूर्ण अंतरराष्ट्रीय मानक बनाता है। अब इस पड़ाव में हम जानेंगे कि ISO 27019 के क्या लाभ हैं। ऊर्जा उद्योग के बिना हमारे पास अभी जिस स्तर की तकनीकी उन्नति है वह नहीं होगी। इस क्षेत्र के केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियां और नेटवर्क हैं जो सिस्टम को कार्यात्मक रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके बिना बड़े पैमाने पर और यहां तक कि विनाशकारी विफलताएं होंगी। उदाहरण के लिए उद्युत ग्रिड को लें। सीमित बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के कारण घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रभावी वितरण उत्पादित ऊर्जा और उपभोग की गई ऊर्जा के बीच संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। यदि उपयोग किए गए PCS विफल हो जाते हैं तो वास्तविक समय में ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होगा और इसका परिणाम आउटेज और ओवरलोड होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली के वितरण में रुकावट आएगी। यदि किसी देश की बिजली का बुनियादी ढांचा नीचे चला जाता है तो लगभग हर दूसरा क्षेत्र ऑटोमेशन तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर होने के कारण सूट का पालन करेगा। उनमें से अधिकांश हैं। पहला, ऊर्जा उपयोगिताओं का सामना करने वाले खतरे। ऊर्जा संसाधनों का सामना करने वाले कुछ खतरों में प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक इंजीनियरों से जानबूझकर तोड़फोड़, उन्नत स्थायी खतरे APTS, हैकर्स, अंदरूनी सूत्र, आतंकवादी, विदेशी राज्य और दबाव समूह शामिल हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल विफलताओं, प्रतिस्पर्धियों, दुर्घटनाओं, मैलवेयर इत्यादि जैसे अन्य सांसारिक खतरे भी हैं।
दूसरा, ऊर्जा उद्योग की कमजोरियां। प्रक्रियाओं और प्रणालियों में निहित कुछ अपरिहार्य भेद्यताएं हैं। ऐसी कमजोरियों का एक उदाहरण प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियां हैं, जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्कों से सुलभ हैं, उससे जुड़ी हैं या उनके संपर्क में हैं, या उन्हें कई तरह के साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिनमें खराब डिजाइन, प्रबंधन या रखरखाव के कारण सॉफ्टवेयर बग और डिजाइन की खामियों के परिणाम शामिल हैं। ये कमजोरियां विशेष रूप से प्रचलित हैं क्योंकि प्रदर्शन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा, ऊर्जा संसाधनों पर खतरों का प्रभाव। ऊर्जा प्रतियोगिताओं की विफलता के परिणाम अच्छी तरह से समझे जाते हैं। कुछ सबसे गंभीर प्रभाव में शामिल हैं व्यापार और सुरक्षित महत्वपूर्ण जानकारी की कमी या समझौता, जो बदले में बिजली की आपूर्ति में रुकावट का कारण बनेगी। आपूर्ति जो विनिर्देश से बाहर है, जैसे अंडर और ओवर वोल्टेज। यहां हम समझेंगे कि ISO 27019 को कौन लागू कर सकता है। निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्र हैं जहां महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे की तरह सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ISO NIC 27019 2017 नियंत्रणों का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। पहला, परिचालन प्रक्रियाओं के प्रबंधन, निगरानी और स्वचालन के लिए केंद्रीय और वितरित प्रौद्योगिकी और उन्हें सुविधाजनक बनाने वाली सूचना प्रणाली, जैसे पैरामीटराइजेशन और प्रोग्रामिंग। दूसरा, ऑटोमेशन घटक और डिजिटल नियंत्रक, जैसे कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर PLC, साथ में एक्चुएटर तत्व और डिजिटल सेंसर। तीसरा, अन्य सभी सहायक सूचना प्रणालियां जो प्रक्रिया नियंत्रण में लागू होती हैं, जैसे कि वे जो डेटा के विजुअलाइजेशन को पूरा करती हैं। चौथा, टेलीमेट्री, नेटवर्क रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी और टेली कंट्रोल एप्लीकेशन जैसे प्रक्रिया नियंत्रण के क्षेत्र में लागू संचार प्रौद्योगिकियां। पांचवा, स्मार्ट मीटर जैसे उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AAMI के घटक। छठा, माप उपकरण जैसे कि उत्सर्जन मूल्यों में उपाय किए जाने वाले। सातवां, डिजिटल सुरक्षा और सुरक्षा प्रणालियां जैसे कि सुरक्षा PLC, सुरक्षा रिले और आपातकालीन गवर्नर तंत्र। आठवां, ऊर्जा के प्रबंधन के लिए प्रणालियां जैसे इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा, वितरित ऊर्जा संसाधन DIR, औद्योगिक ग्राहक प्रतिष्ठान, आवासीय भवन और यहां तक कि निजी घरों में भी। नौवां, स्मार्ट ग्रिड, वातावरण, निजी घरों, ऊर्जा ग्रिड, औद्योगिक ग्राहक प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों जैसे घटकों को वितरित करता है। 10वां, आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम OAMS, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम DAMS आदि सहित ऊपर उल्लिखित सिस्टम पर इंस्टॉल किए गए सभी फर्मवेयर, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। 11वां, कोई भी परिसर जिसमें ऊपर उल्लिखित सिस्टम और उपकरण हैं। 12वां, ऊपर वर्णित प्रणालियों के लिए दुरुस्त रखरखाव प्रणाली। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।